फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 49 और 49 क्वेश्चन इज विद एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन है। इसकी दो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो दी है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये तो हमें पता है इंटरिम डिविडेंड पेड। जो इंटरिम डिविडेंड पेड है ये दो जगह आता है। एक यहाँ पर ऐड होएगा ट्रिप के साथ, और एक इंटरिम डिविडेंड हम डिडक्ट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और सेम इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड है, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, और जो उसका दूसरा इफेक्ट है वो फाइनेंसिंग में लेस करेंगे। तो ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट वाली ये दोनों एडजस्टमेंट हैं। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ढूंढेंगे। एडजस्टमेंट का कोई अकाउंट नहीं बनाना, ये हमारा श्योर हो गया। दिस हैज बीन वर्कड आउट कि भी अकाउंट नहीं बनाना, इसी से ही करना है जो भी करना है हमने। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने का प्रबंध। 375 से 480 होगी हमारी इनकम। 375 से 470 हो गई हमारी इनकम। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 480,000 माइनस 375,000। हमारी इनकम 375 से 480 हो गई। तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1,05,000 इन द इनकम। ये हमने लिख लेनी है। देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 1,05,000 इन द इनकम। तो हमारी इनकम बढ़ गई। कितनी बढ़ गई हमारी इनकम? हमारी इनकम जो बढ़ गई वो बढ़ गई 3,75,000। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ हमारी इनकम के साथ। इसके बाद हमारी इनकम जो आएगी वो, इसमें हमने ट्रांसफर टू रिजर्व देखना है। ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं। अगर ट्रांसफर टू रिजर्व होता तो वो भी यहीं पर होता, वो है नहीं यहाँ पर, तो ये भी नहीं होएगा। इसके बाद टी देखना है। आर आ गया रिजर्व फॉर टैक्सेशन। रिजर्व फॉर टैक्सेशन भी इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर वो होता तो या यहाँ होता या फिर एडजस्टमेंट में होता, वो है नहीं बेटा, दोनों नहीं है तो दोनों छोड़ देंगे। इसके बाद आई आ गया। आई स्टैंड फॉर इंटरिम डिविडेंड, और क्वेश्चन में लिखा है यस इंटरिम डिविडेंड इज पेड। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट इंटरिम डिविडेंड पेड 75,000। तो टी आर आई पी यहाँ आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये हमारा इंटरिम डिविडेंड पेड आ गया, और इसका अमाउंट है हमारे पास 75,000। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो ये हमारा 1,80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके बाद हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। तो वो कह रहा था ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। यस, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे बेटा हम। कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन? दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट निकाल लो बेटा, डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगी। ये 180 से बढ़कर 240 होगी, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अगर आपने ये नहीं बनाना तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जब हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 180। अब हमारी जरूरत खत्म। ये आ गया 1,80,000। इधर 180 लिखना है बेटा, इधर लिखना है 2,40,000।
मैं कह रहा हूँ जैसे स्पेयर चाबी हमारे पास पड़ी है ना, वो उन्हीं के पास पड़ी रहेगी, हमें जरूरत तो जो डिफरेंस है हमारे पास दैट इज 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये डिफरेंस जो है दिस इज टू बी टेकन एज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ना था, अब हमारा ये निकलाया, निकाल दिया हमने। बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो आप इसे, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। फिर एक और चीज है इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है क्वेश्चन में। तो जो इंटरेस्ट पेड गिवन है, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, ये हमारे पास ये जगह बनी हुई है 27,000 यहाँ आ जाएगा, 180, 240, 447 आ गया जी, 240 और 267,000 is cash operating profit before working capital changes। तो before working capital changes ये हमारे पास आ गया। अब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डालना रह गया, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रह गया हमारा। तो पहले हम इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल करेंगे। कैसे करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? तो ये हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए ट्रेड पेबल्स लेंगे। 90,000 से बढ़कर 120 हो गए। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, यस 30,000। ये 90 से 120 हो गए हैं। 120 क्लोजिंग है माइनस ओपनिंग, जैसे मर्जी कर लो, आपकी श्रद्धा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखें करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 420 से 360 होगी, 60,000 की डिक्रीज होगी। तो ये हमारी डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन करंट एसेट मींस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल 60,000। इसके बाद देखें ट्रेड रिसीवेबल 225 से 3 लाख हो गए, ये बढ़ गए, 75,000 की इंक्रीज हो गई। तो 75,000 की इंक्रीज मींस इंक्रीज इन 75,000। बस, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा और इसके बाद इनकम टैक्स पेड भी नहीं है, तो बस इसको नेट इफेक्ट कर लेते हैं। 267,000 प्लस 90,000 माइनस 75, 282, 2,82,000 कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेगेटिव आता तो लॉस। इनकम टैक्स पेड है नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स की ना एडजस्टमेंट में दिया था ना इसमें दिया था बेटा। तो ये हमारा नाउ विल स्टार्ट विद सेकंड पार्ट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सिर्फ नॉन करंट एसेट चों दो चीज़ां लेने आपां, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, और इंटेंजिबल एसेट लेते हैं अगर वो इंक्रीज हो रहे हो तीसरा, अदरवाइज ये दो ही होते हैं पक्के। इसमें इसने क्या कर दिया, 1 लिख दिया, ये 1 लिख दिया, तो इसका मतलब है नीचे दी होगी इसकी इंफॉर्मेशन। यस, इंफॉर्मेशन नीचे दी है। अब दो एसेट है फिक्स एसेट में, एक है लैंड, एक है प्लांट एंड मशीनरी। कोई सेल नहीं है प्लांट एंड मशीनरी में, कोई परचेज नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। अकाउंट तभी बनाना है जब एडजस्टमेंट गिवन हो। अब आप देखें लैंड को, देखें लैंड पिछले साल 3 लाख थी, इस साल 240 होगी, तो इसका मतलब सेल हुई है। अगर ये बढ़ जाती 320 हो जाती तो 20,000 की परचेज हुई है। जो हमारी लैंड है 3 लाख से बढ़कर 240 और घटकर 240 होगी, तो इसका मतलब सेल हुई है। अगर ये बढ़ जाती तो इसका मतलब है कि ये परचेज है। तो 3 लाख से 240 हो गई। तो इसके बाद हमारे पास आ गया सेल ऑफ लैंड।
यहाँ लिखेंगे 60,000, एक ये आ गया। और परचेज होएगी, देखते हैं इसमें। अब प्लांट एंड मशीनरी को देखें स्क्रीन पे। प्लांट एंड मशीनरी ये रही, 6 लाख से 750 हो गई, ये परचेज होगी। पिछले साल 6 लाख थी, इस साल 750 हो गई। और ये ग्रोस देखनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके देखोगे तो गलत हो जाएगी। 510 420 देखो तो वो रॉन्ग है, ग्रोस से देखना है। 6 लाख से 750 हो गई, तो देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 150। जो ये इंक्रीज ऑफ 150 है, ये परचेज करेंगे, ये परचेज में मानेंगे। इंक्रीज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मैंने जगह रखी हुई है सबकी। अभी इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये दो ही चाहिए थे बेटा। तो 60,000 पॉजिटिव है, 150 नेगेटिव है, तो नेट इफेक्ट में हमारे पास आ गया 90,000। ये नेगेटिव आएगा, चाहे ब्रैकेट में लिख लो चाहे साइन डाल लो नेगेटिव का। 90,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा नेगेटिव आया, तो ये कैश फ्लो नहीं होता, ये होता है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसके बाद हम जो करेंगे थर्ड पार्ट करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जब हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए सिर्फ दो चीजें देखी जाती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 3। इस क्वेश्चन में 2 ही होंगी आई थिंक। एक तो ये शेयर कैपिटल ली जाती है, और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैंने सर्कल कर दिया ग्रीन से। 6 लाख से बढ़कर 720 हो गई, तो शेयर कैपिटल हमारी 6 लाख से बढ़कर 720 हो गई, तो 1,20,000 की इंक्रीज होगी, दैट मींस इशू हो गई। दूसरी चीज, ये डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखी जाती हैं, ये 450 से डिक्रीज होके 270 हो गए, तो ये रीपेमेंट हो गई। और एक तीसरी चीज करंट में होती है, शॉर्ट टर्म लोन्स या बैंक लोन, वो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो दैट्स इट, हमारे ये दो ही आएंगे। शेयर कैपिटल इशू कर दी 120 की, और डिबेंचर्स रिडीम कर दिए 180 के। तो हम लिखते हैं नीचे चल के अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इशू ऑफ शेयर्स 1,20,000 और रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आई, रीपेमेंट ऑफ या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में, ये 180 माइनस 180। थाउजेंड्स और 75,000 डिबेंचर, ये इंटरिम डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, ये एडजस्टमेंट से लिया बेटा, ये एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट था। और ये सारा नेट इफेक्ट करते हुए हमारे पास आ गया नेगेटिव 1,62,000 कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 162,000। और अब बेटा ये जो तीनों का इफेक्ट आएगा, इन तीनों का कलेक्टिव इफेक्ट ये लेना है, इन तीनों का कलेक्टिव इफेक्ट ले लो, वो कर लेते हैं। 162 नेगेटिव माइनस 90 नेगेटिव, दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़कर आ गया 252 नेगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव है 282। 30,000 30,000 नेगेटिव आ गई, सॉरी पॉजिटिव आ गई, तो ये नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। और इधर हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेंगे ऊपर से, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस 150 है, क्लोजिंग बैलेंस 180 है, तो ये भी ले लेंगे हम
ओपनिंग ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग आ रहा है। यस 30,000 की इंक्रीज थी और 30,000 इधर इंक्रीज शो कर रहा है हमारी ये क्वेश्चन भी। ये आ गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें ओपनिंग कैश जोड़ी 1,50,000। तो ये जो हमारे पास बचा दैट इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस 180,000। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, उसके साथ आंसर भी मिल गया। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, पहला आएगा हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये P&L, हम ऐसे जनरली बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में ये वाला देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये वाला हिस्सा। लेकिन इस बार रिजर्व्स एंड सरप्लस यहां से नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे यहां से? क्योंकि ये नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 लिखा है तो इसकी नीचे डिटेल दी होगी, नीचे से देखेंगे। तो नीचे ये P&L गिवन है, अगर P&L गिवन है तो P&L से लेंगे बैलेंसेस। अगर P&L के साथ जर्नल रिजर्व भी दिया है इस क्वेश्चन में, तो ये जो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन जर्नल रिजर्व 20 से 30 हो गया, दिस इज टेकन एज ट्रांसफर टू रिजर्व। और कोई रास्ता नहीं होता, एडजस्टमेंट में नहीं होता हमारे लेवल पे, एडजस्टमेंट में हो सकता है लेकिन दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, वो हायर लेवल पे करा जाता है ऐसी चीजें। तो ये क्लोजिंग 27 था, 27,000 क्लोजिंग P&L, ओपनिंग P&L 18,000, ओपनिंग P&L 18,000। और ये हमेशा ऐसे ही लिखना है, P&L का बैलेंस लेना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये जो आएगा ये हमारा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 9,000। फिर ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व अगर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन अमाउंट, इंक्रीज इन जर्नल रिजर्व, पिछले साल का बैलेंस देखो, करंट ईयर का बैलेंस देखो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो यस फिर लिखेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसको भी 30,000 माइनस 20,000 10,000। अगर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, हमारे लेवल में नहीं है वो। ये आ गया, ये 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर इसकी एडजस्टमेंट गिवन है तो अकाउंट बनेगा, अगर इसकी एडजस्टमेंट नहीं गिवन, सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन है, तो फिर ये प्रीवियस ईयर वाली फिगर लेते हैं, प्रीवियस ईयर वैल्यू इफ गिवन इन बैलेंस शीट, इफ गिवन इन बैलेंस शीट। अगर एडजस्टमेंट है फिर बेटा अकाउंट बनेगा, वो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, फिर भी एक बार फिर सिखाऊंगा, इसको वाइंड अप करेंगे जब चैप्टर को। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रपोज डिविडेंड, ये हमेशा एडजस्टमेंट में होएगा। लेटेस्ट प्रोविजन अब ऐसे ही कहते हैं कि प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ये प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू ही लेनी है, लास्ट ईयर वैल्यू एडजस्टमेंट में ही होगा। और एक यहां पर आएगा, एक हम वहां लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इस क्वेश्चन में है नीचे प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and 2020 are 39,000 and 45,000 respectively। तो ये प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू 39,000। एक और चीज आती है इंटरिम डिविडेंड, तभी ट्रिप पूरा होता है ये, और ये इंटरिम डिविडेंड आ गया हमारे पास। इंटरिम डिविडेंड ये एडजस्टमेंट में ही होगा, गिवन इन एडजस्टमेंट ओनली। एक यहाँ पर आ जाता है और एक हम उसे माइनस कर देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, गिवन इन एडजस्टमेंट ओनली। ये सारी आइटम्स पूरी की पूरी ऐसे ही होती हैं। एक आधी चीज में कोई कंफ्यूजन हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप पर, अदरवाइज ये ऐसे ही गिवन होएंगी। तो ਇੱਥੇ तक ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ है वो आ गई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, दैट इज 58,000 टोटल ही किया हमने और कुछ नहीं किया। तो इसके बाद
ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए डेप्रिसिएशन होती है, एडजस्टमेंट कोई नहीं गिवन, तो फिक्स्ड एसेट को देखेंगे या इंटेंजिबल एसेट्स को देखेंगे। अब लैंड एंड बिल्डिंग को देखते हैं तो ये डिक्रीज होगी, सेल होएगी। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज होगी, ये परचेज होएगी। और एक चीज और दिख रही है मुझे, ये गुडविल, ये आप देख पा रहे हैं गुडविल है, यस गुडविल डिक्रीज होगी, 50,000 से 40,000 होगी गुडविल। तो अगर डिक्रीज इन गुडविल है तो हम इसको अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कहते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ शॉर्टकट में। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, टेक्निकल वर्ड है अमोर्टाइजेशन और सिंपल वर्ड है गुडविल रिटर्न ऑफ। ये गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ है, डिक्रीज इन अमाउंट्स, इट इज रिटर्न ऑफ, 10,000 रिटर्न ऑफ होगी। कोई देख लेते हैं इंटरेस्ट ना हो, ऊपर करंट लाइबिलिटीज देखते हैं, कोई इंटरेस्ट की फिगर ना हो, नहीं इंटरेस्ट है नहीं, तो दिस इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। अब हमारे पास एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ पर अगर आप देखें शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जब आपको दिया है, इसको नीचे उसने वो कर दिया बाइफ्रिकेट, नंबर 2 पे है ये, 2 को देखेंगे, 2 में देखा है तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, ओहो ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है तो ऊपर जो हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर, वो करंट ईयर की ऐड करनी है उल्टा। प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी ऐड करना है, करंट ईयर का ऐड करना है और प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट ईयर वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये करंट ईयर वैल्यू विल बी एडेड। करंट ईयर वैल्यू है 32,000, ये ऐड होएगी। और जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 28,000, ये हमारी इधर माइनस होएगी, ये इनकम टैक्स पेड, यहाँ पर प्रीवियस ईयर की वैल्यू माइनस होती है, प्रीवियस ईयर वैल्यू इफ गिवन इन बैलेंस शीट, जैसे इस क्वेश्चन में था। अब प्रोविजन फॉर टैक्स इस क्वेश्चन में हमें उसमें गिवन है बैलेंस शीट में, तो ये माइनस हो जाएगी 28,000। प्रीवियस ईयर वाली हम अज्यूम करते हैं टैक्स पे कर दिया होगा, इसलिए माइनस करी है। और जो करंट ईयर वाली है वो हमने प्रोविजन बनाया है, इसलिए ऐड कर दिया। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये 62,000 आएगी। 62,000 प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई नहीं है, ये हमारे पास आ गया कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको कंप्लीट कर दो जो हमारा रहता है। तो अब था हमारे पास ये हमने निकाल लिया, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 72,000 है। और अब हम वर्किंग कैपिटल की आइटम्स देखेंगे, वो वाली आइटम्स जो हमने कंसीडर नहीं करी। तो अब मैं आपके सामने करंट लाइबिलिटीज देखते हैं। पहले ट्रेड लाइबिलिटीज, ये 35 से 53 हो गया, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, टीपी लिख लेता हूं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 18,000। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल का मतलब होता है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये मैं लिख लिया है। अदर करंट लाइबिलिटीज ये डिक्रीज होगी, या डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन अदर, ओसीएल लिख लेते हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज 2,000, ये हो गया। ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज कर ली। अब हम करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं, करंट एसेट्स भी देख लेते हैं, फिर इकट्ठे डाल देंगे वहां पर, ऐसे कर लेते हैं। ये आ गया। अब आप देखें स्क्रीन पर 57,000 से 39,000 होगी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 57 से कम होकर डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो गई, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, स्टॉक लिख लेते हैं।
छोटे में। डिक्रीज इन स्टॉक, कितनी स्टॉक में डिक्रीज हो गई? 18,000। डिक्रीज इन करंट एसेट मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ट्रेड रिसीवेबल 75 से बढ़कर 1,08,000 हो गए, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ये सारे पहले कैलकुलेट कर लो अपने, ऐसे लिख लो बेशक मेरी तरह जैसे मैंने लिखे है। आपके पास तो क्वेश्चन होता है, मेरे पास नीचे क्वेश्चन बंद हो जाता है, इसलिए हमने लिख लिए। 4 आइटम्स है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की, बाकी हमने लेनी ही नहीं। आपको मैंने बताया कि कैश रह गई है, कैश हम अब नहीं लेंगे क्योंकि कैश हम लास्ट में लेते हैं, जहां पर हम लास्ट में नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स चलाते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन चले जा रहा है नीचे, जहां पर वो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज आ जाएंगे वहां हम लिख लेंगे। ये आ गई हमारी करंट एसेट करंट लायबिलिटीज। और एक नीचे डिक्रीज इन स्टॉक हुआ, यस। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज हुआ 18,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और ये ऐड होएगी। फिर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया 33,000। ये माइनस हो रहे हैं, ये माइनस होएगा, मैं लिख देता हूँ ये माइनस है। देन दो चीजें लिख ली हमने। फिर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीव, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हुआ, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये आ गया हमारे पास 18,000 अगेन, ये प्लस होएगा। और डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज, ये इधर आ जाएगा, डिक्रीज इन OCL अदर करंट लायबिलिटीज 2,000। ये सारे हमने डाल दिए। सारे डालने के बाद जो हमारे पास बचेगा नेट इफेक्ट में, वो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश ऑपरेटिंग लॉस आएगा। वो आपका बताएगा कि कितनी इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो ये 72,000 था हमारा पॉजिटिव, प्लस 36,000 और ऐड हो गया, 108 हो गया, माइनस 35 नेगेटिव, ये आ गया 73,000 एज कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से हमने माइनस कर देना है इनकम टैक्स पेड 28,000, माइनस 28,000, तो 45,000 कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, तो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है हमारा सिस्टम। हम देखते हैं टेंजिबल एसेट्स को और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को। तो टेंजिबल एसेट देखा तो इसके सामने उसने 3 लिखा है, 3 लिखा है तो नीचे देखना पड़ेगा, नीचे से देखेंगे। पहले इसको देखते हैं जो एडजस्टमेंट का पार्ट होएगा, नीचे 3 लिखा होएगा, यस 3 लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग 110 से 57,000 हो गई, तो 53,000 की डिक्रीज हो गई। 53,000 की डिक्रीज मीन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये आ गया सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 53,000, ये लिख लिया। और ये पिछले क्वेश्चन की वैल्यूज घूम रही हैं, इन्हें खत्म करें पहले। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दूसरा देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 90 से इंक्रीज होके 1,91,000 होगी। ये भी यहीं से देख रहे हैं बेटा हम, जो नीचे हमें एडजस्टमेंट दी है, ये जो सॉरी जो बैलेंस शीट की वैल्यूज गिवन है, ये ब्रेकअप करके बताया है कि टेंजिबल एसेट का ये अमाउंट कैसे आया। पहले हमने लैंड एंड बिल्डिंग से लिया था, अब हम प्लांट एंड मशीनरी से ले रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल 90,000 थी, इस साल बढ़कर 1,91,000 होगी, तो 1,01,000 की इंक्रीज होगी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी।
1,01,000 परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नेगेटिव लिख लेते हैं। एक और चीज देखनी है, इन्वेस्टमेंट्स। यस, इस क्वेश्चन में वो भी है, नॉन ट्रेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। वो देखें, ये रही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। पिछले साल 10,000 थी, इस साल बढ़कर 35,000 हो गई, तो इंक्रीज हो गई है हमारी वैल्यू। लास्ट ईयर 10,000 थी, दिस ईयर 35,000 हो गई, तो हमारी वैल्यू बढ़कर 25,000 बढ़ गई। तो 25,000 परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। तो अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। 53 पॉजिटिव था और 126 नेगेटिव है टोटल, तो 73,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव। कैश फ्लो नहीं, कैश यूज्ड इन। पॉजिटिव हो तो कैश फ्लो, नेगेटिव तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद जो बारी आएगी वो आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं, एक तो ये शेयर कैपिटल देखते हैं, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज देखते हैं। नॉन करंट है ही नहीं, तो ये हमारी सिर्फ एक ही चीज है, 3 लाख से 350 हो गई, तो इसका मतलब इशू ऑफ शेयर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो इशू ऑफ शेयर हुआ है, तो इशू ऑफ शेयर जब हुआ है 50,000 का, तो ये हम फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे। पैसे आए हैं हमारे पास, पैसे आते हैं तो हम ऐड करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स 50,000 और एक डिविडेंड पे करा था हमने, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 39,000। यस, मुझे याद है इसलिए, हाँ ये रहा 39,000। तो ये हम ऐड कर देंगे और मुझे लग रहा है टोटलिंग एरर है ऊपर कहीं। तो ये 39,000 प्रपोज डिविडेंड पेड है, तो दिस इज 11,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मुझे टोटल में गड़बड़ लगी है, मैं दोबारा से चेक करता हूँ। 9,000 प्लस 10,000 प्लस 32,000 प्लस 39,000, इट कम्स आउट टू बी 90,000। मिस्टेक है यहाँ पर, टोटलिंग एरर है, 90,000 होएगा ये। 90 प्लस 10 ये 1 लाख हो जाएगा। दिस इज 1 लाख। 1,01,000 minus 28, 73,000 positive cash flow from operating activities। ये 73, दूसरा नेगेटिव 73, तो इसका मतलब ये नील हो गए और ये बचा क्या, 11,000। तो इन तीनों का नेट इफेक्ट 11,000 आ गया। तीनों का नेट इफेक्ट, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, इन तीनों का अगर नेट इफेक्ट लिया जाए तो दिस इज 11,000। तीनों का जो नेट इफेक्ट है दैट इज 11,000। अब इस 11,000 में ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़ेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस देखना पड़ेगा ऊपर जाके। यस, ये 17,000 है, क्लोजिंग 28,000 है, मिल गया हमारा। तो ये प्लस ओपनिंग वाला 11 था, 17,000 जोड़ दिया, तो जो बचा हमारे पास वो ऑटोमेटिकली शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस। और ये हमारा क्वेश्चन सेम आ रहा है, हमारा मिल रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। यही हमारी इसकी निशानी है क्वेश्चन की ठीक होने की, कि ओपनिंग जब इसमें जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस बचता है। तो ये देखते हैं।